अगर मैं कहूं कि मोदी जी एक दिन सूरज को हनुमान जी की तरह मुंह में रख के खा जाएंगे तो बड़े उनके जो भक्त हैं वो बड़ी ताली पीटेंगे कि हाँ मोदी जी ये कर सकते हैं, कि मोदी है तो मुमकिन है। वो सोचते हैं मोदी जी जो है एक विष्णु जी के अवतार हैं, और अवतार तो कुछ भी कर सकता है कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध लड़ा था और 18 दिन में हम कोरोना को हरा दिए। अपने आप देवता बन गए। देवता क्या, देवता तो वो हैं। हाँ, अच्छा, उनके अच्छा। मुंह से देववाणी निकल सीए के जिन लोगों को बंद करना था, एनआरसी के जिन लोगों को बंद करना था, सीलमपुर के दंगों में जिनको बंद करना था, पुलिस ने 10,000 लोगों को बंद कर दिया। जो जिस अदालत में केस चल रहा था तो उसके जज ने कहा कि भैया तुम जो जांच कर रहे हो एक पक्ष की जांच कर रहे हो, एक पक्ष के लोगों को तो बंद कर देते हो और दूसरे पक्ष के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं। इसका मतलब झगड़ा तो हुआ ही नहीं। जैसे मोदी जी ने खुद कहा कि आपदा में वरदान है ये, और आपदा में अवसर ढूंढ के जो है वो देश को लूटने में उनके लोग लगे हुए हैं। 100 रुपए का सैनिटाइजर 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा कि जो 1000 रुपए की पीपीई आती है, 5000 पीपी 50 लाख रुपए की होनी चाहिए थी, वो हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष ने 9 करोड़ रुपए की खरीद ली। यानी 8.5 लाख करोड़ वो खा गए और इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो सारी बात पोल खुल गई। ऐसे वेंटिलेटर में देखो, वेंटिलेटर के नाम पे जो है कार का जो वो होता है जिससे आप एसी चलाते हैं और उसमें कंप्रेशर वगैरह होता है और आपको कार में एसी मिलता है, वो इक्विपमेंट जो है 1-1 लाख रुपए का उन्होंने बना के और 5000 इक्विपमेंट जो है वहां पर अहमदाबाद में और दूसरी सरकारों को भेज दिए। उससे लोग मर गए। मोदी जी ने खुद कह दिया हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। तो एक दिन का मतलब हम 1 साल पीछे जा रहे हैं। आज जो है, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लॉकडाउन का 64वां दिन है। हम आज से 64 साल पीछे चले गए हैं। तो वास्तव में सरकार चाहती है कि इंडियन रेलवे की पूरी बदनामी की जाए कि हमारी ट्रेन के लोग जो है अपनी ट्रेन चलाने में कामयाब नहीं है, इसलिए ट्रेन को बेच दो। यानी एक आदमी दूसरा आदमी कमा रहा है और हमारे सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कमा रहे, तो पहले आप उसको बदनाम करते हैं और बदनाम करके सरकार उसको जो है अपने धन पशु जो मित्र हैं उनको बेच देती है। और उन्होंने अपनी रणनीति पे कायम रहना था और उन्होंने उस पर कायम रह के देश को बर्बाद करने के अपना जो मिशन है उस पर चल रहा है। दोस्तों आदाब है, मीडिया टुडे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ है राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंदर कुमार जी। बहुत ही कर्मठ वर्कर हैं, यानी मतलब देश हित के लिए हरदम खड़े रहते हैं और बेबाक हैं। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्होंने हरदम कहना चाहिए कि इन्हीं के शब्दों में मैं कहूँ कि सत्ता दलों से और सत्ताधारी पार्टियों से मुचैटा लिया है, यानी हरदम उनसे लड़ाई लड़ी है गलत बात के ऊपर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सब नैरेटिव चल रहा है इतने दिनों से, अब लॉकडाउन 5 भी आने वाला है, 1 आध दिन में 2 दिन में आएगा, उसमें क्या होगा वो भी आपको पता है जिस तरीके से आएगा। लेकिन ये इसको आप किस नज़र से देखते हैं, हमें बताइए। आप क्या देखते हैं, क्या है ये, क्या चीज़ है? क्योंकि आज तक समझ में नहीं आया। लॉकडाउन 1 हुआ कि ये हो जाएगा वो हो जाए, 21 दिन दीजिए, और उसके बाद जो आज तक चल रहा है दिन ही मांगे जा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। हमारे दोस्त हैं वो तो एक कहते हैं कि मोदी जी पासवर्ड भूल गए हैं, लॉकडाउन का लिहाजा चले जा रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जब भी आप किसी देश या व्यवस्था को चलाते हैं तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आदमी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मैं जो है कैसे, कहाँ, किस रास्ते पर जा रहा हूँ और किस मुकाम पर पहुँचूँगा। अब हिंदुस्तान में जो कोरोना का फ़िलहाल जो संकट है, इसे मैं मानवीय त्रासदी ज़्यादा कहता हूँ। और जब ये शुरू हुआ तो वुहान में दिसंबर के आखिरी दिनों में शुरू हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान में 30 जनवरी को पहली एक केस मिला कि भाई एक आदमी को कोरोना हो गया है। और उसके बाद जो है पूरी दुनिया में खबर आने लगी, WHO की खबर आने लगी कि 30,000 केस हो गए, 82,000 केस तक हो गए। और तब पूरी दुनिया में एक डर हुआ, और मैं भी तब लोगों को कहता था कि ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और ये सबको चपेट में लेगी। लेकिन ये है कि जिसे कहते हैं नकार खाने में तूती की आवाज़, कि आप बोलते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको सुनना है उनके काम बहरे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा भाई ये बड़ी त्रासदी वाला मामला है, सुनामी आने वाली है। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें मोदी जी पे इतना विश्वास है कि अगर मैं कहूँ कि मोदी जी एक दिन सूरज को हनुमान जी की तरह मुंह में रख के खा जाएंगे तो बड़े उनके जो भक्त हैं वो बड़ी ताली पीटेंगे कि हाँ मोदी जी ये कर सकते हैं, कि मोदी है तो मुमकिन है। अब उनका एक आदमी पे इतना विश्वास है कि वो ये नहीं सोचते कि मोदी एक हाड़ मास का पुतला है जिसकी उम्र जो है 70 साल हो गई है, जो हमारी ही तरह है, हमारी तरह का ही व्यक्ति है। वो सोचते हैं मोदी जी जो है एक विष्णु जी के अवतार हैं, और अवतार तो कुछ भी कर सकता है, लीलाएं कर सकता है।
तो जब ये कोरोना का संकट शुरू हुआ तो मोदी जी को कोरोना से कोई डर नहीं था। मोदी जी ने उसी दौरान दिल्ली के चुनाव हुए, उसी दौरान आप देखेंगे कि नमस्ते ट्रंप हुआ, उसी नमस्ते ट्रंप के दौरान ही दिल्ली में दंगे हुए, और दिल्ली में दंगे होने के बाद मोदी जी को 6 तारीख को लगा, 6 मार्च को, कि मामला कुछ गड़बड़ है। और जब उनको सूचना मिली मामला गड़बड़ है तो उन्होंने बजाय लोगों को सचेत करने के कहा कि मैं जो है होली नहीं खेलूँगा। तो पूरा देश होली खेल रहा है, मोदी जी चुपचाप बैठे घर में बैठे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि मोदी जी सोच रहे थे कि होली के बाद में जो है देश में कुछ करूँ। लेकिन तभी जो है आपने देखा होगा, आप खबर की दुनिया के आदमी हैं और सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उन्हें मौका मिला कि 1100 करोड़ रुपए खर्च करो और सरकार गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। तो मोदी जी ने कहा कोरोना इंतजार कर सकता है, सरकार बनना इंतजार नहीं कर सकती। तो उन्होंने देश की कीमत पे मध्य प्रदेश में सरकार बना दी, सरकार गिरा दी। अब जब सरकार गिरा के अपनी सरकार बना ली तो आप देखेंगे 21 तारीख को शपथ हुई शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के रूप में, और उनकी शपथ हुई और उसके तुरंत बाद मोदी जी का अवतार हो गया दूरदर्शन पर। उन्होंने कहा कि भाइयों कल जो है जनता कर्फ्यू लगाना है, और देश के लोग इतने उनके भक्त हैं कि उन्होंने अगले दिन बिना किसी डंडे के, बिना कुछ कहे, सारी गलियां सड़कें सुनसान कर दी। मोदी जी ने ट्रेनें सारी कैंसिल कर दी, सारे हवाई जहाज कैंसिल हो गए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो थी वो कैंसिल हो गई, और मोदी जी ने समझा कि मेरी अब नबज जो है, जनता की नबज मेरे हाथ में आ गई है। तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि 24 तारीख से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है। और उन्होंने उसका बहाना क्या दिया कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध लड़ा था और 18 दिन में हम कोरोना को हरा देंगे। अपने आप देवता बन गए। देवता क्या, देवता तो वो हैं। हाँ, अच्छा, उनके मुंह से देववाणी निकलती है। और उन्होंने कहा महाभारत का एग्जाम्पल देकर उन्होंने साबित कर दिया। और उन्होंने कहा कि 21 दिन में जो है हम जो है कोरोना से युद्ध लड़ लेंगे और जीत लेंगे। और देश के लोगों को लगा कि भाई मोदी जी अवतार है भगवान के, तो मोदी जी जो कभी झूठ तो बोलते नहीं, और जब झूठ नहीं बोलते तो 21 दिन की बात है, घर में बैठ जाएंगे। घर में लोग बैठ गए भूखे प्यासे, जिनके पास राशन नहीं था, पानी नहीं था। आप देखेंगे कि मोदी जी ने जैसे ही 8 बजे घोषणा की लॉकडाउन की तो सड़क पे लोग निकल आए और उन्होंने कहा कि भाई अपना राशन पानी का इंतजाम कर लो। तो जो सारी व्यवस्थाएं 22 तारीख को देश के लोगों ने जनता कर्फ्यू लगा के की थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद देखेंगे कि पूरी जो पावर है मोदी जी ने किसको दी। अगर कोरोना एक बीमारी है तो उससे लड़ने के लिए सबसे आगे हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को आना चाहिए, उनको आना चाहिए। हमारे डॉक्टर आगे होने चाहिए, हमारे अस्पताल आगे होने चाहिए, हमारी नर्सें आगे होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, कोरोना योद्धा जो बनेंगे वो पुलिस वाले बनेंगे। अब एक पुलिस वाले को आप कहो कि इस आदमी को कैंसर है, तेरे को इसका इलाज करना है, तो पुलिस वाला तो वो इलाज करेगा कि मर्ज तो जाए, मरीज भी मर जाए, डंडे से करते वो इलाज। तो उन्होंने जो है पुलिस को दे दिया कि पुलिस ने कहा कि क्या करना है, डंडा लो अब पीटना शुरू कर दो। अब आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो महाराज की, उसने कहा है कि सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में कोरोना के दौरान हुआ है तो पुलिस में हुआ है। और उन्होंने दिया है, डाटा दिया है कि पुलिस वालों ने 500 रुपए की भी रिश्वत ली, 100 रुपए की रिश्वत ली, 12 लाख की भी रिश्वत ली। यानी पुलिस का राज जो है हमने कायम कर दिया। और मोदी जी या भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमेशा चाहता है कि हिंदुस्तान एक पुलिस स्टेट बने, तो आप देखेंगे कि ये जो कोरोना के दौरान जितने भी कर्फ्यू लगे हैं या कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है उसमें दिल्ली को, पूरे हिंदुस्तान को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और आज का हिंदुस्तान जो है आप देखेंगे कि पुलिस स्टेट का हिंदुस्तान है। यानी पुलिस अपने काम में नहीं चूक रही। सीए के जिन लोगों को बंद करना था, एनआरसी के जिन लोगों को बंद करना था, सीलमपुर के दंगों में जिनको बंद करना था, पुलिस ने 10,000 लोगों को बंद कर दिया है। लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में डेट लगाई, कम से कम ये नंबर तो बता दो कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। आज तक दिल्ली पुलिस ने उसकी लिस्ट नहीं दी। और अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले ही जो जिस अदालत में केस चल रहा था, तो उसके जज ने कहा कि भैया तुम जो जांच कर रहे हो, एक पक्ष से जांच कर रहे हो, एक पक्ष के लोगों को तो बंद कर देते हो और दूसरे पक्ष के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं। इसका मतलब झगड़ा तो हुआ ही नहीं। अगर 10 लोग एक गुट के बंद होंगे तो कम से कम 5 लोग तो दूसरे गुट के होने चाहिए। लेकिन एक पक्ष के तो आपने 10,000 लोग बंद कर दिए। दूसरे पक्ष में कह रहे हो जी ये तो बड़े बेचारे शरीफ लोग हैं, ये पीड़ित हैं और इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। आप मान सकते हैं कि अगर ये 2 लोग आपस में धक्का मुक्की ना करें तो ये दोनों पक्ष आना चाहिए, तो कैसे होगा? आप तो वकील हैं, आप तो बेहतर जानते हैं। पक्ष 2 होते तभी तो झगड़ा होता है। जज ने कहा भैया तुम जो एक तरफा जांच कर रहे हो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तो उन्होंने कहा जी अभी तो कोरोना लगा हुआ है,
यानी बंद करने के लिए कोरोना नहीं लगा हुआ, लेकिन आदमी को जमानत देनी है तो कोरोना लगा हुआ है। यानी आप देखेंगे कि अभी गौतम नवलखा, जिनको कि जो ट्रिब्यून के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिनकी पूरी दुनिया में बड़ी वो है, उनको जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा उनके बारे में कि इनके बारे में ये इंटरिम इनको बेल देनी है, तो एनआईए ने उनको जबरदस्ती 5 मिनट के भीतर जबरदस्ती कहा अपना सामान पैक करो, और उन्होंने बम्बई पैक कर दिया, बम्बई भेज दिया। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज जो है बम्बानी, उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि मैं इस मामले को सुन रहा हूँ, 4:30 बजे सुना है और 4:35 पे तुमने आदमी को पैक करके ट्रेन में भेज दिया बम्बई। तो उन्होंने कहा भाई सारी बातें दो। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पेश होते थे, उन्होंने कहा कि मैं जी मेरे को टाइम नहीं है, हमारी गलती है, हम पेश नहीं कर पा रहे डॉक्यूमेंट, हमें टाइम दो। और इस टाइम में उन्होंने जो है अभियुक्त को वहां भेज दिया। अब भेजने का अदालत उनसे नाराज है, अब सरकार के हाथ पांव फूले होंगे, क्या करें। तो मुझे आज भी मैं कह सकता हूं कि हो सकता है 3 तारीख को उनकी बेंच ही बदल जाए। हाँ, हो सकता है। ये सरकार जो है बेंच बदलने में बड़ी माहिर है। इन्हें लगा कि डॉक्टर मुरलीधर से कोई दिक्कत है दिल्ली में, हाँ। तो मुरलीधर को पैक करके भेज दिया चंडीगढ़। जब उन्हें लगा कि रातों रात, जी हाँ, और 2 जजों से दिक्कत है वहां पर अहमदाबाद में, गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजों से, तो उनकी बेंच बदल दी। अब मैं आपको ये सोच सकता हूं कि हो सकता है कि खबर आ जाए 2-3 दिन में कि बम्बानी का हटाकर किसी और जज के सामने वो मामला चला गया। तो सरकार का जो नजरिया है वो ईमानदारी का, लोगों की बेहतरी का, कानून और व्यवस्था को मानने का नहीं है। और इसीलिए कोरोना उनके लिए कोई बीमारी नहीं है। कोरोना उनके लिए जैसे मोदी जी ने खुद कहा कि आपदा में वरदान है ये, और उन्होंने वरदान ढूंढ लिया है, और आपदा में अवसर ढूंढ के जो है वो देश को लूटने में उनके लोग लगे हुए हैं। और हर तरह का आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 100 रुपए का सैनिटाइजर 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा कि जो 1000 रुपए की पीपीई आती है, 5000 पीपी 50 लाख रुपए की होनी चाहिए थी, वो हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष ने 9 करोड़ रुपए की खरीद ली। यानी 8.5 लाख करोड़ वो खा गए, और 50 लाख की चीज थी, 9 लाख का खर्च कर दिया और इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो सारी बात पोल खुल गई। ऐसे वेंटिलेटर में देखो कि वेंटिलेटर के नाम पे जो है कार का जो वो होता है जिससे आप एसी चलाते हैं और उसमें कंप्रेशर वगैरह होता है और आपको कार में एसी मिलता है, वो इक्विपमेंट जो है 1-1 लाख रुपए का उन्होंने बना के, और 5000 इक्विपमेंट जो है वहां पर अहमदाबाद में और दूसरी सरकारों को भेज दिए, जो कि फ्लॉप हो गए पहली दिन। फ्लॉप क्या, उससे लोग मर गए। अगर आप कार का एसी चला दें और कहो आदमी को कि तेरे को जो है आईसीयू वाला ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कैसे मिलेगा। सही बात। हर चीज का जो तरीका है वो नहीं है। तो मोदी जी ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, और एक मैसेज होता है ये हिडन, कि आपदा में मैसेज का मतलब ये कोई आपदा नहीं है, ये आपके लिए अवसर है, लूट लो। तो कई लोग अपने कॉइन करते हैं बहुत सारे शब्द, उसका मतलब ये होता है, जैसे एक नेताजी थे, वो अपने विरोधी को पीटना होता था इलाहाबाद में, तो उनका किस्सा आता है कई बार, वो कहते थे भाइयों ये राम स्वरूप हमारे खिलाफ है, लेकिन इसे पीटना नहीं है। तो जैसे ही वो कहते थे इसे पीटना नहीं है, उनके वर्कर समझ जाते थे साले को पीटो, तो वो कहते थे इनको पीटना नहीं है, वो और पीटते थे। तो इसी तरह मोदी जी कोड वर्ड में बात करते हैं, और उन्होंने कोड वर्ड में सारा अपना संदेश दे दिया है। अब ये सब चल रहा है, लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा कि नुकसान होगा, आगे चल के खुलेगा तो जरूर कभी ना कभी। डेमोक्रेसी यहाँ पे इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी वो नहीं चल पाई इतनी ज्यादा, तो उसके बाद क्या होगा आखिर देश का क्या बनेगा। ऐसा है, देश का तो मोदी जी ने खुद कह दिया हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। तो एक दिन का मतलब हम 1 साल पीछे जा रहे हैं। आज जो है, आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लॉकडाउन का 64वां दिन है। हम आज से 64 साल पीछे चले गए हैं। आज 2020 में आप 64 साल कम कर लो तो आपको पता चलेगा आज के दिन हम जो है 1956 में हैं। जो 1956 का हिंदुस्तान था, हम और आप उस हिंदुस्तान में। ये सब जो कुछ हो रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 2020 में उन्होंने तय कर रखा था जनवरी में हमें ये करना है, फरवरी में हमें ये करना है, मार्च में हमें जैसे दंगे करने हैं, अब 1 अप्रैल से सीए लागू करना है, फिर हमें एनआरसी शुरू करना है। ये सारी व्यवस्था जो चल रही थी सरकार की, ये थी कि एयर इंडिया को बेचना है, इंडियन रेलवे को बेचना है, बीपीसीएल को बेचना है, हमें जो है मजदूरों को कुचलना है, हमें उनके अधिकार ले लेने हैं, हमें देश के लोकतंत्र का गला घोटना है, हमें जो है सरकारें बदलनी है, एमएलए को खरीदना है। तो उनका सिस्टम पूरा चल रहा है।
अच्छा, आप अपनी रेलवे की बात कही, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आज तक जो भारतीय रेल है वो दुनिया की बेहतरीन रेलवे में गिनी जाती है। मैंने कई बार देखा भी है, गया भी हूँ बाहर, तो देखा भी रेलवे के बारे में, पूछा भी, बात की है। लेकिन इस वक्त जबकि कोई नहीं, सबसे कम ट्रेनें चल रही, कुछ सैकड़े में ट्रेन चल रही है, तो जो यूपी जाना होती वो उड़ीसा चली जाती है, उड़ीसा जाना होती वो त्रिवेंद्रम चली जाती है। ये गलती कैसे हो रही, जो होना नहीं चाहिए? आप देखिए, हिंदुस्तान की रेलवे जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, हमसे बड़ा नेटवर्क दुनिया में कहीं नहीं है। भारतीय रेल जो है रोज जो है 6000 ट्रेन चलाती है। 6000 ट्रेन चलाती है। 3 करोड़ लोग रोज उसमें ट्रेवल करते हैं, ऑनलाइन, ऑन पटरी से और रोज करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कोरोना से पहले कि बम्बई की ट्रेन जो है उड़ीसा चली गई। बिल्कुल होता ही नहीं था। और बम्बई की ट्रेन उड़ीसा जा कैसे सकती है? क्योंकि ट्रेन तो चलती है पटरी पे। और ड्राइवर का काम ये होता है, वो पटरी पे सीधा जाएगा, वो कंप्यूटराइज ना लेफ्ट एंड राइट जा सकता है, कंट्रोल रूम उसको ऑब्जर्व कर रहा है जी। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो रही है? ये सवाल आपके मन में भी आया है, बिल्कुल आ रहा है, अब मेरे मन में भी आता है जी। तो मैंने इस बारे में जब सोचा तो वास्तव में सरकार चाहती है कि इंडियन रेलवे की पूरी बदनामी की जाए, ये सिद्ध किया जाए कि इंडियन रेलवे को चलाने वाले कर्मचारी नालायक हैं, निकम्मे हैं और वो ट्रेन नहीं चला पा रहे, और ट्रेन को वो ये बात सिद्ध करके कि हमारी ट्रेन के लोग जो है अपनी ट्रेन चलाने में कामयाब नहीं है, इसलिए ट्रेन को बेच दो। जैसे तो ये आपको कोई चीज बेचनी है जी, यूनिट बेचनी है, तो क्या करेंगे? पहले दिखाएंगे जी यूनिट फायदा नहीं दे रही, बीपीसीएल में फायदा नहीं हो रहा, एयर इंडिया में फायदा नहीं हो रहा, यानी एक आदमी दूसरा आदमी कमा रहा है और हमारे सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कमा रहे। तो पहले आप उसको बदनाम करते हैं, और बदनाम करके सरकार उसको जो है अपने धन पशु जो मित्र हैं उनको बेच देती है, और वही सरकार की रणनीति है। अभी भी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण पैकेज अनाउंस कर रही हैं कोरोना का, और कह रही हैं 6 एयरपोर्ट बेच देंगे। अब बताओ, 6 एयरपोर्ट बेचने से आपको कोरोना में क्या फायदा मिलेगा? यानी कि लोग मर रहे हैं और आप कहो जी मैं, अब आप यानी किसी का बाप मर रहा हो, वो जाके अपने बाप को कहे पापा मैंने फलानी कारें बेच दी हैं, फलानी फैक्ट्री बेच दी है, यानी कि वो जो ना मरता हो वैसे ही मर जाए। तो आप सोचो, सरकार जो है, अब मैंने जैसे मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर, तो ये अवसर ढूंढ रहे थे और उन्होंने अपनी रणनीति पे कामयाब रहना था, और उन्होंने उस पर कायम रह के देश को बर्बाद करने के अपना जो मिशन है उस पर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर भाई आपका, कि आपने बड़े डिटेल से बोल, बिल्कुल दूसरे विचारों से, दूसरी तरफ दूसरा पहलू देख के समझाया, जो कि एक समझ में आने वाली बात है कि कोरोना वो नहीं है, ये आपदा है, लेकिन वो ऐसे नहीं डील किया जा रहा, इसको जैसे डील करना चाहिए, इसको अपने मतलब के तहत डील किया जा रहा, क्योंकि ये बीमारी है, कभी ना कभी तो खत्म होगी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर रविंदर कुमार जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।